बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। दिस इज़ एपिसोड नंबर 5 या लेक्चर नंबर 5 और हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस है उसकी अहमियत क्या है और वो इतनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अब अगर हम माइटोसिस मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया है तो अब उसकी अहमियत को जानना तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को तभी सर्च किया जाता है जब उसकी इम्पोर्टेंस जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हम माइटोसिस की बात करें ना तो मैं यही कहूँगा कि माइटोसिस के बगैर ज़िंदगी ही नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा फ़ाबियशी आला है रब्बी को मातु का ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम नहीं झुटला सकते। अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा जिनके बारे में तुम्हें खबर ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सिर्फ इस जहाँ के अंदर अक्ल वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। तो देखिए ज़रा कैसे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि अल्लाह पाक ने आपको किस नेमत से नवाजा है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है हमारे पास बेटा डेवलपमेंट। माइटोसिस के बगैर जो है वो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि सर डेवलपमेंट का कोई भी हेडिंग जो है वो हमारी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। जी बेटा ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक जो है वो आपको बोल के नहीं बता सकती, जिसको डिकोड करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। अब अगर उस डी कोड आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए कर रहे हैं और आप लाइव क्लास के अंदर आना चाहते हो तो 0302776964 इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है। तो आपको लाइव क्लास जो है उसके अंदर ऐड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहीं पे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास पूरी टीम है, सभी सब्जेक्ट्स को हम डील करती हैं। ठीक है, सो वन मोर थिंग इज दैट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। समझ में आ गई बात? और इसको शेयर भी कर लेना है। अच्छा, ये डेवलपमेंट वाला फिर किधर मौजूद है, कहाँ से मैंने उठा लिया भाई? अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आप उसकी साइड बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर एक एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो तकरीबन कहा जाता है कि 200 ट्रिलियंस जो डिफरेंट सेल्स हैं उनसे जो है वो मिलके बनी होती है। आपकी बॉडी इतने सारे सेल्स जो हैं उनसे मिलके बनी है, इतने सारे सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। समझ में आ गई बात? अब ये सारे सेल्स कैसे आए हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको ज़रा समझे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले एक सिंपल सा सेल होता है जिसका नाम होता है स्पर्म सेल, जो कि मेल गैमेट है। फिर दूसरा एक सेल होता है जो फीमेल गैमेट है, जिसको कहते हैं एग सेल। ये दोनों सेल्स आपस में मिलते हैं भाई एक छोटा सा सेल बन जाता है जिसको कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट जो है वहाँ से आगे बेबी की फॉर्मेशन होनी है। ये जाइगोट ना एक देखो ये एक सिंगल सेल है, ठीक हो गया। अब जाइगोट में सबसे पहले क्या होता है कि देखो एक डिवीजन हुई, एक माइटोसिस की डिवीजन हुई। जब एक माइटोसिस की डिवीजन हुई तो एक जाइगोट के सेल से 2 बन गए। फिर बेटा दूसरी माइटोसिस डिवीजन हुई तो फिर 4 बन गए। फिर तीसरी माइटोसिस डिवीजन हुई तो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। मतलब बहुत सारी माइटोसिस की डिवीजन्स होती हैं और जितनी ज़्यादा माइटोसिस की डिवीजन होती चली जाएंगी उतने ही ज़्यादा सेल जो है वो फॉर्मेशन होती चली जाएंगे। और याद रखना, हर सेल जो होगा ना, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। पहले देखें जाइगोट जो कि मैंने आपको बना के दिखाया था, ये एक सेल है, तो एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस था। जब इसमें पहली माइटोसिस डिवीजन हुई उसके नतीजे में ये 2 सेल्स बन गए। तो मैं आपको यहाँ पर 2 सेल्स अंदर ही उसके बना के दिखा दिए। तो देखो इन 2 सेल्स के अंदर देखो अपना अपना न्यूक्लियस आ गया, मतलब जेनेटिक मेकअप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से जो बहुत सारी मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होती जाएंगी तो उसके नतीजे में फाइनली तौर पर आपके पास जो है वो क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो जो है वो आपको पता है वो आगे चल के किसमें चेंज हो जाता है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो जो एक छोटा सा फीटस होता है या फिर जो बच्चा होता है, ठीक है, आप बेबी कह लें, उसके अंदर जो है ये चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मेडिकल के अंदर डेवलपमेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि पैदाइश से पहले हो रही होती है। ठीक है, पैदाइश से पहले, बर्थ से पहले जब बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं वो डेवलपमेंट का फेस होता है। तो जब तक माइटोसिस नहीं होगी तो तब तक क्या कोई बेबी की फॉर्मेशन हो सकती है, क्या बच्चा पैदा हो सकता है? तो डेफिनेटली तौर पर इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट्स मीन्स दैट्स अ डेवलपमेंट इज नेसेसरी। डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो सकेगा। जब कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो सकता तो आबादी नहीं बढ़ सकती, आबादी नहीं बढ़ सकती तो ब्रह्मांड भी नहीं रह सकता। ओके, आगे चलते हैं। आगे बेटा सेकंड हेडिंग जो है वो है मेरे पास ग्रोथ की। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ, अच्छा आपने याद रखना है कि व्हाट इज, अगर कोई बच्चा ग्रोथ की डेफिनेशन लिखना चाहता है तो वो लिख ले, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, उसको ग्रोथ कहते हैं। देखो जब मैं एक बार बड़ा हो गया हूँ तो अगर मैं चाहूँ मुझे छोटा होना है तो क्या मैं हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। तो जब आप पैदा होने के बाद जब साइज में बढ़ते हो तो वो ग्रोथ है। बर्थ से पहले डेवलपमेंट है, बर्थ के बाद क्या होती है? ग्रोथ होती है। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ ग्रोथ। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये नहीं होती
तो कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या irreversible increase in size of body of organism, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ करते हैं। अगर बेटा ये ना होता तो क्या कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता? और पैदा अगर हो भी जाता, डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल माइटोसिस हो जाती, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता, अगर माइटोसिस ना होती तो क्या वो बड़ा हो सकता? वो हो ही नहीं सकता, वो छोटे छोटे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये मत पूछ लेना कि सर वो जो ग्लेवर्स ट्रेवल्स वाली फिल्म थी, उस ग्लेवर्स ट्रेवल वाले के अंदर वो जो है वो एक बड़ा सा राक्षस बन जाता है, बाकी छोटे छोटे लोग होते हैं, और हमने बचपन के अंदर मम्मी ने गिट्ट मिट्टी की कहानी सुनाई थी कि छोटे छोटे लोग हैं वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। कि और क्या उनके अंदर माइटोसिस का मसला नहीं है, उनके अंदर माइटोसिस का कोई मसला नहीं है। ये डिपेंड करता है जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? हर स्पीशी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। ओके, अब तीसरे नंबर के ऊपर हम बात करते हैं बेटा जी रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अब रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है तो उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। देखो हमारी बॉडी जो है ना, उसमें ना बॉडी के अंदर सबसे मेन चीज़ है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ये लिख लो, एमसीक्यू जा सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसी तरह से जो आपके पास आरबीसी होते हैं, इनका डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर, ये भी लिख लो। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी इसका डोनेंस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन आरबीसी की जो लाइफ होती है बेटा वो होती है 120 डेज। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। 120 दिन के बाद ये अपना खत्म हो जाते हैं, फर्क हो जाते हैं, ये काम नहीं कर सकते मजीद। मुझे बात बताओ, जब पुराने आरबीसीज जो होंगे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, नए आरबीसीज आ जाएंगे। जो न्यू आरबीसीज होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो आपकी हड्डियाँ जो हैं वहाँ से, बोन मैरो वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ से उनकी जो फॉर्मेशन है वो होना शुरू हो जाएगी। और जो ओल्ड आरबीसीज होंगे बेटा, उनको आपकी जो स्प्लीन होती है वो उसको क्या कर देती है? उनको ब्रेक डाउन कर देती है। समझ में आ गई बात? स्प्लीन जो है वो उनको क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। अच्छा, और उनको ब्रेक करने के बाद उनको मतलब आगे चल के बाइल में चेंज कर दिया जाएगा, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब बस ये याद रखो कि पुराने जो आरबीसीज हैं उनकी जगह के ऊपर देखो नए आरबीसीज आए। अब नए आरबीसीज कैसे आए? नए आरबीसीज तभी आ पाएंगे, नए सेल्स तभी आ पाएंगे। देखो यहाँ पर एक सेल मौजूद है, जब तक ये सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्या आगे नए सेल्स बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जब तक ये वाले सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो आगे भी सेल्स नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब अगर नए आरबीसीज आ रहे हैं तो इसका मतलब डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस हो रही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक माइटोसिस नहीं होगी तब तक जो है वो नए सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली तौर पर आपको पता है कि प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसलिए आपने याद रखना है कि रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम खाना वगैरह खाते हैं, बहुत सारे सेल्स नुमाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, उनकी जगह के ऊपर जो है वो नए सेल्स का आना ज़रूरी होता है। इसी तरह से जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम करने के दौरान देखो ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ मैंने ऐसे किया, बहुत सारे सेल्स गिर गए, इनकी जगह के ऊपर नए सेल्स आना ज़रूरी है, तो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स को स्किन वाइट चाहिए होती है, और वो क्रीमें वगैरह जब यूज़ करती हैं, हम कहते हैं स्किन वगैरह जो है वो जल गए, तो वो एक्चुअली पुराने सेल्स जो होते हैं वो स्लो ऑफ हो रहे होते हैं, उतर जाते हैं, फिर नई स्किन आ जाती है, तो बंदा कहता है वाओ हाउ ब्यूटीफुल आया, है ना? तो वो भी आपने याद रखना है, वो रिप्लेसमेंट। तो इसलिए याद रखना है कि जो गर्ल्स है उनके लिए तो रिप्लेसमेंट खास ज़रूरी है, क्योंकि रिप्लेसमेंट माइटोसिस नहीं होती तो रिप्लेसमेंट नहीं होती, रिप्लेसमेंट नहीं होती तो फिर डेफिनेटली तौर पर आपको पता है कि क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रीजनरेशन की। अच्छा, रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास नहीं है। अगर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती तो मंजर ही कुछ अलग सा होता। तो मंजर कुछ इस तरह का होता, माँ कुछ इस तरह का होता है कि लोग कहते हैं कि इसको फांसी दे दो, इसको सजाए मौत दे दो, इसको गर्दन उड़ा दो, उसको कहते हैं उड़ा दे गर्दन, गर्दन उड़ के दोबारा से नई गर्दन प्रोड्यूस कर लो, रिजनरेट कर लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की उंगली कट गई, क्या वो उसकी उंगली सारी ज़िंदगी में दोबारा आ सकती है? नहीं आ सकती। इसका मतलब रीजनरेशन हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है, हमारे अंदर रिप्लेसमेंट होती है। चोट लग जाएगी तो वो जो हीलिंग ऑफ वाउंड है, इस तरह से लिख लो 4 पॉइंट, हीलिंग ऑफ वाउंड, ठीक है, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जख्मों का जो भरना होता है वो कैसे भरती हैं? वो पुराने सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, बहुत सारे नए सेल्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं हीलिंग ऑफ वाउंड्स। तो हीलिंग ऑफ वाउंड्स के लिए भी माइटोसिस ज़रूरी होती है। अगर माइटोसिस ना होती तो क्या कभी जख्म भरते, कभी भी जख्म ना भरते। इसी तरह से रीजनरेशन की मैं बात कर रहा था, तो रीजनरेशन जो है वो आपने याद रखना है कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, याद रखिएगा कि अल्लाह पाक ने सबके साथ जो है वो इंसाफ किया है। वो कैसे इंसाफ किया कि देखो हम वर्टिब्रेट्स हैं,
हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें दिमाग दे दिया, दिमाग से हम बहुत सारा काम जो है वो चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ब्रेन डेवलप नहीं है, तो अल्लाह पाक ने उनको रीजनरेशन की कैपेबिलिटी दे रखी है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है स्टारफिश। याद रखना स्टारफिश जो है ये फिश नहीं है, स्टारफिश इज नॉट अ फिश। स्टारफिश जो है ये फिश नहीं होती। अगर स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश के इस तरह से ना आर्म्स मौजूद होते हैं, ये स्टारफिश के आर्म्स मौजूद हैं। तो मान के चलो कि अगर स्टारफिश का कोई भी आर्म जो है वो कल को कट जाता है, एम्प्यूट हो जाता है, तो स्टारफिश जो है वो अपना लॉस आर्म जो है वो दोबारा से रिजनरेट कर सकती है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास बात कर लेता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें आप कह लें कि स्पर्म और एग सेल आपस में ना मिलते हैं, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा था ना डेवलपमेंट और ग्रोथ की, तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म और एग सेल मिल रहे थे। यहाँ पर स्पर्म और एग सेल का जब जिसमें कॉन्सेप्ट ना हो, मान के चलो कि मेरे पास एक सेल है, ये एक सेल डिवाइड होकर आगे चल के 2 सेल बना दे, तो बेटा हम कहेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन हुई है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कहीं भी मैंने स्पर्म और एग सेल का जिक्र नहीं किया था। समझ आ गई बात? तो जो माइटोसिस होती है वो माइटोसिस जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता है ना माइटोसिस के जरिए से एक सेल से 2 सेल्स बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक माइटोसिस नहीं होगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म का जिक्र बुक में, उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा ना एक एनिमल है, ये प्रोकैरियोट नहीं है। ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है ना ये समुद्र वगैरह के अंदर मौजूद होता है और ये सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन के साथ जो है वो अटैच होता है। इसके माउथ या ओपन जो दिखा रहा हूँ ये माउथ है, और इसके माउथ के इर्द गिर्द ना ऐसे मौजूद होते हैं टेंटिकल्स, और उन टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो डंक मारने के काम आते हैं। तो ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। ये है हाइड्रा। हाइड्रा में समटाइम क्या होता है कि देखो साइड पे छोटी सी बट बनती है, छोटा सा हाइड्रा बनता है, और ये जो हाइड्रा है छोटा सा यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये हाइड्रा समटाइम यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ होने के बाद ऐसे ज़मीन के ऊपर गिरेगा, और जैसे ये ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो यहाँ पर गिरने के बाद ये क्या कर देगा, एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि नया हाइड्रा जो है वो भी इस मैकेनिज्म के जरिए से बनता है। होप सो बेटा ये आपको पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ चुका होगा। अब भी कोई कन्फ्यूजन बाकी होगी तो यू फील फ्री टू मैसेज ऑन दिस नंबर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट रिप्लाई टू यू। ओके, और जो स्कॉलरशिप्स वगैरह का जो टेस्ट मैंने लेना है, ठीक है, वो मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन वो यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही किया जाएगा। तो आपने वो लिंक लाजमन तौर पर नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ पर आपने जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक होगी बात? ओके बच्चे, खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।